ओम नमो नारायण। दोस्तों, मैं सीए राकेश कुमार आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग की, उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है ना। देखिए, आज हमारे बहुत सारे अकाउंटेंट भाई हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, यानी कि जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है और वो किसी वजह से अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि किसी कार्य को करने के लिए समुचित शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जहाँ हमें किसी लोगों को कुछ कार्य करने का दे दिया जाता है जो वस्तुतः उसके बैकग्राउंड से मैच नहीं करता है। तो मैं आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ही बेसिक लेवल के जो अकाउंटिंग के लर्नर्स हैं उनके लिए बात करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को मैंने नाम दिया है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग होता क्या है, और अकाउंटिंग जिस तरह से कोई भी चीज़ आर्ट और कॉमर्स और साइंस सब चीज़ होता है, उसी तरह से अकाउंटिंग आखिर है क्या। बेसिकली अकाउंटिंग अपने आप में एक कला है, इट इज़ एन आर्ट। किस चीज़ की आर्ट है? तो आर्ट है रिकॉर्डिंग की, आर्ट है किसी चीज़ को क्लासिफाई करने का, और आर्ट है किसी चीज़ को सिग्निफिकेंटली समराइज करके और इस तरीके से किसी चीज़ को रखने का जो एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन यूजर्स के सामने में रखता है। अब मैंने कहा कि भाई 5,000 रुपये मैंने सैलरी दी किसी को भी तो किसी बिजनेस एंटिटी के लिए क्या है, वो 5,000 रुपये का खर्चा है। इसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ उसका 5,000 रुपये का कैश जा रहा है, तो कोई बंदा उसका रिसीट कर रहा है ना। तो इस तरह से अकाउंटिंग अपने आप में एक आर्ट है जो किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करके फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन देता है। अब आप कहिएगा कि भैया अकाउंटिंग के अंदर में सारे ट्रांजैक्शंस को क्या हमें रिकॉर्डिंग करनी चाहिए? तो नहीं, हमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेट से जैसे आप लोग यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सारे ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, सिर्फ हम लोग उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसका कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट, या जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने किसी को सैलरी दी 5,000 रुपये, उसकी तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर है उसके बच्चे की शादी है, उसमें सभी को जाना है, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? नहीं है। तो क्या इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है? नहीं, इसको हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। अब क्या है कि हमें किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करनी चाहिए? तो हमें सबसे पहली बात है, रिकॉर्डिंग के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, और कुछ कंसेप्ट है जिसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के नाम पे जानते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे इंटिटी कॉन्सेप्ट। इंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्रोप्राइटर है, लेट से ये कंपनी का प्रोप्राइटर जो व्यक्ति है, और इस कंपनी का जो काम है, लेट से कि हम लोग का जैसे आर.के. सिंह कंपनी है, आर.के. सिंह कंपनी के प्रोप्राइटर राकेश जी हुए, तो जो आर.के. सिंह कंपनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं और राकेश जी से रिलेटेड एक्टिविटी है, दोनों आपस में अलग अलग हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटिटी कॉन्सेप्ट। यानी एक इंडिविजुअल दूसरे फर्म से बिल्कुल अलग है। अगर मैं अपनी जेब से कोई कैपिटल कंपनी के अंदर में डालता हूँ, तो वो कंपनी को मैं एज ए लायबिलिटी दे रहा हूँ, मैं अपनी फर्म को लायबिलिटी के रूप में दे रहा हूँ कि ठीक है, ये पैसा मैं अपने पर्सनल सेविंग से, पास्ट सेविंग से निकाल करके आगे का बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा हम लोग कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं आज के डेट में, वो एक कॉन्सेप्ट होता है एक्रूअल। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर हमने किसी ट्रांजेक्शन को या कोई काम कर लिया, भले उसका इकोनॉमिक टर्म्स में हमने भुगतान अभी तक किया है या नहीं किया है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हमें किताब में करनी है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग या एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसका एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं।
जैसे आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो काम करते हैं तो आपकी सैलरी डेली बेसिस पे एक्रू होती जा रही है, लेकिन हम डेली तो पेमेंट नहीं करते ना आप लोगों को। तो क्या होता है, एट द एंड ऑफ द मंथ जा करके राइट टू रिसीव हो जाता है। और जब हम 5 या 7 तारीख को आपको चेक देते हैं तो उस दिन हम आपको पेमेंट कर देते हैं। यानी कि हम डेली बेसिस पे एक्रूअल हो रही है। अगर हमारा 31 जनवरी के डेट में अगर बुक क्लोज करना है तो हम सैलरी की एंट्री तो चढ़ाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एम्प्लॉयज अकाउंट तो हम करेंगे। तो क्या हुआ, हर किसी के नाम पे हमने क्रेडिट कर दिया, भले हमने अभी पेमेंट नहीं दिया है। दिस इज कॉल्ड एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग या एक्रूअल कॉन्सेप्ट। वैसे कई जगह कई इंस्टीट्यूट हमें कैश बेसिस पे भी अकाउंटिंग रखने का अलाउ करता है, लेकिन हम कैश बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में डबल एंट्री सिस्टम है और एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग उसके लिए जरूरी है। हम डबल मेथड ऑफ अकाउंटिंग के सिस्टम के अंदर में एक्रूअल मेथड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने आपसे बताया, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम होता है किसी ट्रांजेक्शन में कोई एक बंदा रिसिपिएंट होता है तो एक बंदा गिवर होता है। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी तरह से हर ट्रांजेक्शन का 2 पहलू होगा। एक कोई बंदा देने वाला होगा तो कोई दूसरा बंदा रिसीव करने वाला होगा। उसी तरह से कोई एसेट्स हमारे पास आ रहा होगा या कोई एसेट्स हमारे यहाँ से जा रहा है। मान लीजिए कि हमने कोई कंपनी के लिए कोई टेबल या फर्नीचर परचेज की, तो फर्नीचर क्या है, एसेट्स होता है अपने आप में। फर्नीचर परचेज करने के लिए हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करेंगे तो मेरे बैंक से पैसा जाएगा, तो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ क्या है, वो भी मेरा धन है। जो टेबल के रूप में संपत्ति मेरे पास आ रही है वो भी मेरे लिए धन है। यानी कि एक धन कम हो रहा है तो दूसरा धन बढ़ रहा है। क्लियर है? उसी तरह से इनकम है, तो इनकम में क्या है कि एक चीज़ आपका बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ आपका घट रहा है। यानी कि आपकी जो गुड्स है जो आपके स्टोर में रखा हुआ, अगर आप सेल करते हैं तो गुड्स आपका घट रहा होता है और उसके बदले में आपका डेटर बढ़ता है या उससे पेमेंट आ जाती है, तो आपका कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। तो यानी कि हर ट्रांजेक्शन में 2 पहलू होते हैं। आशा है चीज़ समझ में आ गया होगा कि एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग अ 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, सेकेंड इज क्रेडिट, इसको कहते हैं। यानी कि जो कोई पा रहा होता है या कोई चीज़ कम हो रहा होता है या कोई चीज़ बढ़ रहा होता है या किसी को हम दे रहे होते हैं। इसको हम लोग आगे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब बिजनेस हम लोग जब करते हैं तो क्या होता है, बिजनेस जब करते हैं तो मूवमेंट ऑफ मनी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी साइकिल। अब हमने कोई सामान खरीदा, रॉ मटेरियल रेट से परचेज किया, रॉ मटेरियल से हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, फाइनल प्रोडक्ट बना करके उसको हमने मार्केट में बेचा, फिर मार्केट में बेच करके उससे पैसा रियलाइज हुआ। यानी कि एक जगह हमने रॉ मटेरियल खरीदने में पैसा खर्च किया, यानी कि हमारे यहाँ से पैसा गया, और जब सेल हमने कर दिया तो उससे जो रियलाइजेशन मेरे पास आया, फिर मेरे पास पैसा आ गया। यानी कि होल ऑफ द फिनोमेना ऑफ अकाउंटिंग इज रन्स ऑन मनी, यानी कि सारा पैसे का खेल है। यानी हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन जो रन कर रहे हैं वो सारा मूवमेंट ऑफ मनी होता है। वो एक आदमी से दूसरे आदमी को, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी को घूमते रहता है। ठीक है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात हमने कर दी। अब जैसे हमने आपको यहाँ पे समझाया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। परचेज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कोई गुड्स या सर्विसेज हमारे पास आएंगी। गुड्स और सर्विसेज एक बिजनेस एंटिटी में तो मैं अपने पास रखने के लिए ले नहीं रहा हूँ, मैं उसको फर्दर आगे सेल आउट भी करूँगा या उसका जो भी होगा प्रोसेस करूँगा। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न गाड़ी अगर हमारी है तो मैं रॉ मटेरियल परचेज करूँगा। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद में जो भी हमारी फैक्ट्री में आएगी स्टोर में रखा जाएगा, फिर स्टोर से निकल करके जहाँ पे मेरा प्रोडक्शन फ्लोर है वहाँ पे आएगा। प्रोडक्शन फ्लोर पे हम उसको प्रोसेस करेंगे, हीटिंग करेंगे, लाइटिंग करेंगे, जो भी हमारा काम करने का तरीका है वो हम करेंगे। उस करने के क्रम में हमें क्या होगा, कुछ लेबर हमारी खर्च होगी, क्योंकि सेल्फ ड्रिवन चीज़ें तो है नहीं, हर स्टेज पे लेबर लग रहा है। मटेरियल उतार के रखना भी है तो लेबर लगेगा, मटेरियल को फ्लोर पे पहुंचाना भी है तो भी लेबर लगेगा, जो आदमी प्रोडक्शन करेगा वहाँ भी लेबर लगेगी। ठीक है ना। तो हमने क्या कंपोनेंट पढ़ा यहाँ पे समझा, एक तो रॉ मटेरियल हमने पढ़ा, दूसरा यहाँ पे हमने एक लेबर कंपोनेंट पकड़ लिया, तीसरा कुछ ना कुछ हमारा ओवरहेड्स खर्चा होता है। तो ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड जो हमारा रेंट हो गया, जो फैक्ट्री का जगह का है, फिर जो हमारा कई तरह के ओवरहेड्स हैं, लाइटिंग का हो गया, गोडाउन रेंट हो गया, गार्ड का हो गया, तरह तरह के खर्चे हैं जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं।
तो इन सब चीज़ को मिला करके हमारा प्रोडक्शन शुरू होता है। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन जब हो जाता है फिर हमारे गोडाउन में आता है। गोडाउन में आने के बाद में फिर हम उसको बिकने की प्रक्रिया करते हैं। जब बेचने की प्रक्रिया करते हैं तो उस समय भी हमारे खर्चे होते हैं। क्या होगा ज़रा सोचिए आप लोग, बेचने के समय में जो हम लोग खर्चा होता है, सबसे पहले कोई सेल्समैन होगा जो डोर टू डोर जाके मार्केटिंग करता होगा कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है तो इस मेरे प्रोडक्ट को परचेज करो। तो मैं उस सेल्समैन को सैलरी देता हूँगा, ऑब्वियस सी बातें हैं। जब वो सेल्समैन ऑर्डर लेके आ जाता है फिर मैं उस डिलीवरी देने जाता हूँ। जो बंदा डिलीवरी देने जाएगा उसमें भी फ्रेट का खर्चा होगा। हो सकता है आउट स्टेशन काफ़ी दूर हो, वहाँ हमें ट्रांजिट इंश्योरेंस लेने की भी जरूरत पड़ती होगी, है ना। और कई सारी चीज़ें के खर्चे में शामिल हो सकता है। जब वो सेल्स हो जाता है तो फिर हमारे सब काम को करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कंपनी का मालिक हो गया, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स लोग हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, ठीक है ना। फिर उसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं जो कंपनियों के केस में होता है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी का एक डिपार्टमेंट हो जाता है, ऑडिटिंग का डिपार्टमेंट हो जाता है ना। ये तमाम चीज़ मिल करके सारे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होता है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको मोटा मोटा बिजनेस के ऊपर में जो परचेज है उससे रिलेट या जो एक्सपेंस पार्ट है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। हमने एक्सपेंस में क्या क्या आपको बताया, रॉ मटेरियल की परचेज करना, लेबर का पेमेंट करना, ओवरहेड्स का पेमेंट करना, रेंट का पेमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे खर्चे को बताना, सेल्स से रिलेटेड सारे खर्चे को बताना। तो ये सारा हमारा आउटफ्लो का अंश, जहाँ हमारा पैसा कंपनी से बाहर जा रहा होता है। जब मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल करते हैं तो हो सकता है हमारी पॉलिसी के हिसाब से नगद सेल हो जाता हो। जब नगद सेल होगा तो मेरे पास क्या आएगा, कैश या बैंक में पैसा आएगा। अगर हमारी पॉलिसी है कि नहीं जी हमको उधार माल बेचना है, अमूमन आज मार्केट में तो उधार का ही सारी जगह पे बोलवाला है, तो हमें एक सर्टेन पीरियड तक उधार किसी को देना पड़ता है। जब सर्टेन पीरियड तक हम उधार देते हैं तो उस पीरियड तक जो मेरा सेल का रियलाइजेशन नहीं हुआ रहता है, जिस व्यक्ति के यहाँ से मुझे पैसा पाना रहता है, वो व्यक्ति मेरे लिए क्या हो जाता है, डेटर्स हो जाता है, ठीक है। ऑन द सेम लाइन अगर हम कोई परचेज करते हैं, हमने उधार परचेज करके किसी से लाया हुआ है और उसको हमने भुगतान अभी तक नहीं किया हुआ है, तो जब तक हम उसका भुगतान नहीं किए हुए होते हैं तो उस सप्लायर का पैसा हमारे ऊपर एज ए क्रेडिटर्स होता है ना। जब 10, 20, 25, 50 जितने भी सप्लायर्स हमारे होते हैं उस सब पैसे को जब मैं इकट्ठा कर देता हूँ तो उसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स का नाम देते हैं, जिसका बकाया मेरे ऊपर है। और जहाँ पे हमको पाना है एज एन एंटिटी, हमको रिसीव करना है, सारे क्रेडिट जो वहाँ से रिसिपिएंट है, जहाँ से मुझे पैसा आना है, जो कस्टमर अकाउंट से पैसा आएगा ना, जिसको हमने माल बेचा हुआ है, तो वो सारे मिला करके हमारा डेटर्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको डेटर्स का कॉन्सेप्ट पता चला कि डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट पता चल गया क्रेडिटर्स क्या होता है। हमने एसेट्स को भी छोटा मोटा आपसे डिस्कस कर ही लिया है कि कोई भी सामान अगर हम परचेज करते हैं जिसका यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है और नॉट फॉर सेल ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो नॉर्मल कोर्स हमारा है उसके अंदर उसको हम सेल करने के लिए नहीं रखते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाता है, ठीक है। अब एसेट्स में हमारे लिए क्या होगा जरा विजुअलाइज कीजिए। मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ तो मेरे लिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या होगा, मेरे लिए एसेट्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कोई सोफ़ा खरीदता हूँ मेरे लिए एसेट्स है। जो चेयर खरीदे हुए हैं क्या है, मेरे लिए एसेट्स हैं। जो ये टेबल है वर्किंग टेबल, वो सारे हमारे लिए एसेट्स हैं। जो यहाँ पे मैं पीने का पानी की व्यवस्था कर रखा हूँ, फ्रिज का व्यवस्था कर रखा हूँ, एसी की व्यवस्था कर रखा हूँ, ये सब चीज़ें क्या है मेरे लिए, ये सारा मेरे लिए एसेट्स है। यानी एसेट्स का मतलब होता है जिसका यूजफुल लाइफ मोर देन 1 बिजनेस साइकिल। और 1 बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस साइकिल आपको समझने के लिए। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है अपने हिंदुस्तान के अंदर में 1 डे ऑफ अप्रैल से लेकर के 31 डे ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर कौन बिजनेस साइकिल। यानी कि और वैसे कहा जाए कि किसी भी रॉ मटेरियल का साइकिल क्या है, तो रॉ मटेरियल का साइकिल होता है कि एक बार रॉ मटेरियल परचेज करके जब मुझे उसका पैसा मनी टर्म्स में रिलाइज हो जाए तो वो भी एक साइकिल होता है। मान लिया हमने आज कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, परचेज करके उसको हमको 10 दिन लगा बनाने में, 4-5 दिन बाद वो बिक गया, 6-7वें दिन बाद वहाँ से मेरे पास पैसे आ गए, तो वो हो गया मेरा उसका साइकिल। मतलब एक बार कैश को फिर से कैश के रूप में वापस मेरे पास आ जाए, वो भी एक साइकिल होता है। और बिजनेस साइकिल है, इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर के टर्म्स में अपने हिंदुस्तान में बोलते हैं, जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच का पीरियड होता है।
इसके बीच में जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको हम एक साथ रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उसका आगे का जो भी कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं, वो हम आगे अभी समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो एक बिजनेस साइकिल से ऊपर जो एसेट्स की लाइफ होती है वो हमारे लिए एसेट्स हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, अलमीरा हो गया, फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हमारे लिए एसेट्स होती हैं। अब लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी जिससे हमें किसी को पैसा देना होता है अदर देन जो मेरा नॉर्मल रूटीन बिजनेस है उसके अलावा। वो क्या है? अगर हमने किसी से लोन ले रखा है, लोन कहाँ कहाँ से आता है? हो सकता है डायरेक्टर लोगों ने जो कंपनी में है उसने लोन दे रखा हो सकता है पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर ने लोन दे रखा हो सकता है प्रोप्राइटर खुद अपने किसी रिश्तेदार से लेकर के इसमें पैसा लगा दिया हो, वो भी उसके लिए लोन हो सकता है। बैंक से पैसा हम लोग लेते हैं, बैंक से पैसा भी 2-3 तरह से आता है, जैसे सीसी लिमिट के तौर पे आ जाता है, ओडी के तौर पे आता है, या फिर टर्म लोन के तौर पे आता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जिसका देना न देना कोई फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो उस लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है ना। कंटीजेंट लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करते हैं, उसे बैलेंस शीट में, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में हम लोग अलग से दिखाते हैं कि भाई इतनी लायबिलिटी हो सकती है या नहीं भी हो सकता है। यानी कि कंटीजेंसी इज द सिचुएशन और कंडीशन व्हिच अल्टीमेट आउटकम्स डिपेंड अपॉन वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। यानी कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट्स है, अगर कुछ होगा तो हमें उसकी जवाबदेही पैसा देना है, नहीं है तो नहीं देना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए किसी लेबर ने हमारे यहाँ पे केस कर रखा है हमारे कंपनी पे कि भाई इन्होंने हमारे यहाँ से काम किया था, मैं काम छोड़ दिया, इन्होंने मुझे ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया। कंपनी कह रही कि इसके ग्रेच्युटी की अभी एलिजिबल नहीं हुआ था, उसने कोर्ट में केस डाल दिया। अब कोर्ट का जो फैसला होगा उसके हिसाब से हमें उसको पेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा। ये कहाँ पे डिपेंड कर रहा है? कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। तो उसको हम लोग रिकॉर्डिंग में नहीं डालते हैं। तो मैंने आपसे लायबिलिटी पार्ट को शायद क्लियर कर दिया हो। किसी तरह का लोन है, दैट इज माई लायबिलिटी। अब एक होता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या होता है? जो परचेज के लिए होता है, जो हमारा क्रेडिटर्स एक्सपेंस का होता है, ठीक है ना, वो हमारे लिए क्रेडिटर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट, ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कब डेबिट कब क्रेडिट? बहुत सारे लोग इस पर कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई कब क्या चीज़ डेबिट है, क्या चीज़ हमको क्रेडिट है, ठीक है। तो डेबिट का मतलब होता है जो मेरे यहाँ से जा रहा है। कई जगह पे डेबिट हम लोग आने के समय भी करते हैं। तो ये हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्या हमें करना है। इसके लिए एक हम आपको बताना चाहेंगे अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स, ठीक है ना। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा अकाउंटिंग के कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट को जिन लोगों ने डेवलप किया हुआ है उन्होंने 3 तरह के अकाउंट को बांटा हुआ है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में उन्होंने बताया किसी व्यक्ति का खाता, यानी आपके नाम का खाता, इनके नाम का खाता, किसी बैंक का खाता, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, तो पार्टिकुलर व्यक्ति का खाता है उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब एक व्यक्ति का खाता का मतलब कंपनी भी एक व्यक्ति है। अगर आपकी कंपनी कोई है डिसेंसी फैसिलिटी मैनेजमेंट, वो भी अपने आप में एक कंपनी है, ठीक है ना। तो उसका भी जो खाता होगा वो खाता भी पर्सनल खाता ही होगा, ठीक है ना। आपका खाता अगर बैंक में कहीं पे है तो बैंक अकाउंट अपने आप में भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। उसी तरह से रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, अनुभूति जिसकी हमें होती है। अब नेट से कंप्यूटर है, कंप्यूटर हम छू रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारे लिए रियल हो गया, वास्तव में है, जो एग्जिस्ट करता है। तीसरा चीज़ हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? जिसको हम नहीं देख पाते हैं, जो मूर्त चीज़ें नहीं है, जो दिख नहीं पाती हैं, हम सिर्फ समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने किसी को सैलरी पे किया तो सैलरी को क्या हम टच कर सकते हैं? रेंट को क्या हम टच कर सकते हैं? लेकिन क्या वो हमारी एंटिटी के लिए खर्च है ना? तो वही चीज़ है, इसका नाम हमने दिया नॉमिनल अकाउंट। अब इसके साथ में कहा गया भाई तीनों अकाउंट को साथ में रख करके
गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में 3 तरीके से बताया गया कि अगर पर्सनल अकाउंट है तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट, रियल अकाउंट है तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट, और नॉमिनल अकाउंट है तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट। सबसे पहला नोट कर लीजिए आप लोग, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो व्यक्ति आपसे पा रहा होता है उसको हम डेबिट कहते हैं करेंगे, और जो आदमी हमको दे रहा होता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। यानी पर्सनल अकाउंट में जो देने वाला है उसको डेबिट, जो पाने वाला है उसको क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फिर प्रैक्टिकली अभी समझेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे कंपनी के अंदर में आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो हमारे कंपनी से एसेट्स जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसा हमने पीछे आपको बताया कि हमने कोई एसेट्स परचेज किया, तो एसेट्स किया, एसेट्स हमारे पास आ रहा है, बदले में नकदी हमारे कंपनी से जा रहा है, ठीक है ना। तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो नकदी जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, जो भी खर्चे हमारे हैं उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करते हैं, और जो इनकम है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इतनी बात में कोई डाउट हो तो बताइए, शायद नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ हमारा होता है, कुछ पर्सनल नेचर के खर्चे होते हैं। अगर हम एज एन प्रोप्राइटर हम बैठे हुए हैं, हम अपने घरेलू खर्चों के लिए कंपनी से कुछ निकाल रहे हैं, वो क्या होगा मेरे लिए, ड्राइंग्स कहा जाएगा, जो मेरे कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेगा। अगर मैं, कैपिटल क्या होता है पहले ये समझिए, व्यापार को चलाने के लिए जो बेसिक पूंजी हम डालते हैं वो हमारा कैपिटल होता है। जैसे कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म बनाया मैंने, इस फर्म में सारी चीज़ों को खरीदने के मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता थी। हमने 5 लाख रुपए या तो किसी से उधार लिया होगा या मेरे पास पहले से रखा हुआ होगा, वो इस फर्म में मैंने डाल दिया, तो वो यहाँ पे मेरे लिए क्या हुआ, मेरा कैपिटल हो गया। ठीक है, अब हम कंपनी में कमाते जाते हैं, कैपिटल मेरा बढ़ता चला जाता है, प्रॉफिट जितना होता है उससे, और जो मैं यहाँ से अपने पर्सनल खर्चे के लिए निकालता जाता हूँ वो मेरा ड्राइंग्स होता चला जाता है। ठीक है, एक छोटी सी बात और आपको समझनी पड़ेगी, रिसीट और पेमेंट। रिसीट क्या होता है और पेमेंट क्या होता है। जब मेरे पास कुछ आता है तो वो मेरे लिए क्या है, रिसीट है। जब मैं किसी को देता हूँ तो क्या है, मेरे लिए पेमेंट होता है। ठीक है, अब रिसीट पेमेंट में अलग अलग हेडिंग हो सकता है। अब किस बात का पैसा आया उसके हिसाब से उसका हम हेडिंग डिसाइड करते हैं, है ना। अगर हमको किसी ने कुछ पैसा दिया है तो किस हेड में दिया, हो सकता है सेल्स का पैसा आया, हो सकता है इंटरेस्ट का पैसा मेरे पास आया हो सकता है मेरे पास किसी तरह का इंसेंटिव आया हो सकता है किसी तरह का कमीशन आया हो। तो जिस नेचर की रिसीट हमारे पास आई होती है उस हेड में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। सो बाद में जा करके अगर किसी को जानना हो कि मुझे कोई कमीशन मिलना था, कितना कमीशन मिल गया, तो हम उस कमीशन के हेड में एंट्री करके रखे रहेंगे, तब तो बताएंगे। तो उसी तरह से कमीशन का हो गया, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से पेमेंट का है, जैसे पेमेंट का हेड हमने आपसे कहा, रेंट हो सकता है, परचेज हो सकता है, लेबर पेमेंट हो सकता है, वेजेज पेमेंट हो सकता है, पावर एंड फ्यूल का पेमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हो सकता है। देयर इज ए वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। ठीक है ना, तो उस हेड में हमें उसको डालना होता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है, जब ये सब चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा एक फेमस अकाउंटिंग सिस्टम जो हमारा है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टैली में अमूमन बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जब अकाउंटिंग एंट्री हमें करनी होती है तो 4-5 जो उसका है उससे हमें बड़े ध्यान से करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाकर हमें अकाउंट क्रिएट करना होता है, लेजर अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है ना, लेजर अकाउंट वगैरह जब क्रिएट करते हैं फिर मैं अकाउंटिंग एंट्री करता हूँ। जैसे कैश पे हमारे पास बैंक में कैश मैंने जमा कराया, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए F4 का फिगर दबाना पड़ता है। वहाँ पे रिसीट आता है तो F6 होता है, पेमेंट होता है तो F5 होता है। अगर जर्नल एंट्री बुक करनी है तो हमें F7 करना होता है। तो पहले आपको रिसीट, पेमेंट,
इस सब चीज़ को समझना पड़ेगा कि भैया सेल मेरे लिए क्या है, परचेज मेरे लिए क्या है, रिसिप्ट मेरे लिए क्या है, पेमेंट मेरे लिए क्या है और कॉन्ट्रा एंट्री मेरे लिए क्या हो सकता है। ठीक है ना। जब आप अकाउंटिंग करने बैठेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो हमने आपको ऊपर अभी समझाया। रिसीट क्या है हमने समझा दिया, पेमेंट क्या है वो हमने समझा दिया, सेल्स क्या है वो हमने समझा दिया, परचेज क्या है वो हमने बता दिया। ठीक है। उसी तरह से जो डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंटिंग हैं, जैसे हमने आपसे नॉमिनल अकाउंट के केस में बात किया, उन सब चीज़ों को हम लोग कर लेते हैं। और जब कभी भी हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो वही गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को ध्यान में रख करके हमें करना होता है। अब लेट से एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। हमने व्यापार में पैसा डाला, ठीक है। जब व्यापार में मैंने पैसा डाला तो व्यापार के लिए पैसा क्या है, रिसीट है, ठीक है। और देने वाला कौन है, तो प्रोप्राइटर है। जो प्रोप्राइटर है वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो हमने आपसे कहा पर्सनल अकाउंट में क्या नियम है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कौन यहाँ पे आपका जो प्रोप्राइटर वो आपको देने वाला है, यानी कि उससे आप रिसीव कर रहे हैं तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे। और पैसा क्या है, वो रियल अकाउंट है जो आपके पास आ रहा है। रियल अकाउंट के हमने केस में क्या डिस्कस किया था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे पैसा जो मेरे पास आया उसको हमने डेबिट कर दिया, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोई परचेज करी, परचेज किया तो क्या होगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा और जो मैंने पैसा दिया उसको क्रेडिट कर दूंगा। अगर यहाँ पे नगद मैंने परचेज किया है तो, अगर उधार परचेज किया है तो सप्लायर्स का अकाउंट लिख दूंगा। उसी तरह से अब जब मैंने ये काम कर लिया फिर मैं सेल करूंगा, तो सेल की एंट्री में क्या डालूंगा, सेल हमारे लिए इनकम है। तो हमने नॉमिनल अकाउंट के केस में क्या डिस्कस किया था, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन, जो हमारी इनकम्स है उसको हमें क्रेडिट करना है। तो सेल्स अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। और जब मैं सेल करूँगा तो क्या होगा, या तो मेरा डेटर्स बढ़ेगा या तो मेरे पास में कैश आएंगे। तो मैंने जब कैश मेरे पास आ रहा है तो क्या हो गया, हमने कहा था रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ रहा है या यहाँ से जा रहा है, आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक, कोई कन्फ्यूजन। इस तरह से हम सारी अकाउंटिंग एंट्री अपनी पास कर लेते हैं। जिस तरह का भी नेचर का होता है वो एंट्री पास करते हैं। जब हम एंट्री पास कर रहे होते हैं तो हमें कानूनी प्रावधानों को भी खूब ध्यान रखना पड़ता है। अब कानूनी प्रावधान क्या क्या होते हैं, सबसे पहले जब मैं कोई चीज़ परचेज करता हूँ वहीं से शुरू करते हैं। जब मैं परचेज करता हूँ तो मैं एक जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी हूँ, तो मुझे जीएसटी का इनपुट मिलेगा। तो जब मेरा सेल्स का बिल, परचेज का बिल मेरे पास आएगा तो उसको मुझे दो टुकड़ों में देखना पड़ेगा, मेरे परचेज क्या है और उसके ऊपर मुझे एज ए जीएसटी का क्रेडिट क्या मिल रहा है। जैसा आप लोग एंट्री अभी डालते भी हैं तो परचेज के दो टुकड़े करते हैं ना, कि जो परचेज का पार्ट होता है अलग ले जाते हैं और जो जीएसटी का इनपुट होता है उसको हम अलग रखते हैं। जीएसटी का इनपुट 3 तरह का हो सकता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी हो सकता है। तो जिस हेड का भी होगा वहाँ पे हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। उसी तरह से जब मैं सेल करता हूँ तो मेरे को जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अराइज होती है, तो जो मैं जीएसटी पे करूँगा वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि वो लायबिलिटी मेरे लिए है ना। तो सेल्स के ऊपर में कर दिया। जब उसी तरह से जब मैं कोई पेमेंट कर रहा होता हूँ तो उस समय मुझे क्या ध्यान रखना है, वहाँ पे क्या लीगल स्टैट्यूट अप्लीकेबल है। अब लेट से हम लेबर पेमेंट की बात करते हैं, तो लेबर पेमेंट की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे भी देखना पड़ता है क्या है, ईएसआई भी हो सकता है उसका, ईपीएफ का भी प्रोविज़न हो सकता है। फिर लेबर पेमेंट में हमें टीडीएस का भी प्रावधान को देखना पड़ता है। तो जब भी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस कर रहा होता हूँ तो मुझे अपनी आँख और कान अच्छे तरीके से खोल करके रखनी पड़ती है कि क्या इस ट्रांजैक्शन के ऊपर में कोई लीगल स्टैट्यूट अप्लीकेबल है या नहीं। अगर है तो हमें उसको टेक केयर करना पड़ेगा। जैसा मैंने एग्जांपल में दिया, परचेज के ऊपर में इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेल के ऊपर में आउटपुट टैक्स, लेबर पेमेंट मैंने किया हुआ है तो ईएसआई की लायबिलिटी बुक करना, उतना डिडक्शन अपने जो एम्प्लॉय मेरा है उससे भी करना, जो रेशियो है जैसा 4.5% है ना ईएसआईसी का, 4.5% है, उसमें 1.75% शायद हमें उससे रिसीव करना है, सॉरी एम्प्लॉय से, और फिर हमें एज एन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर डालना होता है। उसी तरह से ईपीएफ का है कि
कि कुछ हमें एम्प्लॉय से रिकवरी करनी होती है, फिर एज एन एम्प्लॉयर हमको देना पड़ता है। तो जब अकाउंटिंग एंट्री में पास करूँगा तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखूँगा। उसी तरह से पेमेंट है, लेट से मैंने रेंट पेमेंट किया, अब इनकम टैक्स का एक्ट कहता है, क्या कहता है, सेक्शन 194I कहता है कि अगर आपने किसी को सर्टेन अमाउंट से ऊपर रेंट का पेमेंट किया है तो आपको उसमें से TDS काटना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से किसी को मैंने अगर कमीशन पे किया है तो वहाँ भी कहता है इनकम टैक्स एक्ट अपना प्रावधान लेके आया हुआ है कि अगर आप 5,000 से ऊपर का कमीशन किसी को पे करते हैं तो आपको उस पर 5% TDS काटना चाहिए। उसी तरह से रेंट में हमने कहा कि आपको 2,80,000 रुपये से साल से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो आपको उस पर 10% TDS काटना चाहिए। TDS क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं आप लोगों के साथ में। तो जब भी मैं अकाउंटिंग एंट्री करूँगा, लेट से रेंट की एंट्री किया, मैंने रेंट 50,000 रुपये किसी को पे करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, रेंट अकाउंट को तो 50,000 से डालूंगा, लेकिन जो मेरा रेंट रिसिपिएंट है, जो मेरा मकान मालिक है, उसके खाते को मैं 10% से कम से क्रेडिट करूँगा। 50,000 में 10% काटा मैंने, 5,000 रुपया हुआ, तो जो मेरा मकान मालिक है उसका खाता कितने से क्रेडिट करूँगा, 45,000 से, और 5,000 किसके खाते में क्रेडिट करूँगा, TDS पेबल ऑन रेंट अकाउंट में लेके जाऊँगा, जो मुझे अगले महीने के 7 तारीख तक जमा कराना होगा। उसी तरह से अगर मैं किसी CA का फी पेमेंट कर रहा हूँ, CA का बिल आया हुआ है 50,000 रुपये का, अब इस केस में मुझे क्या करूँगा, ऑडिट फीस का बिल है मान लीजिए, ऑडिट फी के अकाउंट को मैं डेबिट कितने से करूँगा, 50,000 से करूँगा। CA को कितने से क्रेडिट करूँगा, 40,000 से क्रेडिट करूँगा, 45,000 से करूँगा सॉरी, और 5,000 रुपये TDS ऑन प्रोफेशनल फीस लेके जाऊँगा। ठीक है, उसी तरह से कमीशन का है, हो सकता है किसी को मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, है ना। तो जहाँ जहाँ लीगल इंस्टीट्यूट के हिसाब से किसी तरह की लीगल कंप्लायंस हमको करनी है तो उसका ध्यान हमें एंट्री बुक करते समय करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं कोई लोन की एंट्री रखता हूँ, लोन का पेमेंट किसी को मुझे करना है, लेट से हमने किसी से टर्म लोन ले रखा है, टर्म लोन ले रखा है तो उसको क्या है, हर महीने हमें EMI पे करनी होती है। तो जब EMI पे करनी होती है तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला उसका प्रिंसिपल का हम भुगतान करते हैं और दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट की रकम को डिटरमिन करते हैं कि हाउ मच इंटरेस्ट हमको उसको पे करना है उस पार्टिकुलर मंथ का। लेट से उसका 5,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है, 10,000 रुपये का EMI जा रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो पहले इंटरेस्ट अकाउंट से उसके खाते को हम बढ़ा देंगे। लेट से लोन अकाउंट जो भी उसका होगा, अब मान लीजिए 1 लाख का लोन है, हम उसको 10% ब्याज देते हैं, तो 1 महीने पर मंथ का ब्याज हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो 10% कितना हुआ, 1 लाख का 10% 10,000 रुपया हो गया। तो पहले हम 10,000 से अपनी इंटरेस्ट के खर्चे को तो बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट जो भी हमारा है, अब उसमें से फिर हम जितना EMI बनता है उतने से हम पैसा पेमेंट उसके नाम पे दिखा देंगे तो वो कम हो जाएगा। यानी कि इसमें 2 एंट्री करनी पड़ी, क्या करनी पड़ी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टिकुलर लोन अकाउंट, और जब मैं EMI का भुगतान करूंगा तो लोन अकाउंट को डेबिट करते हुए जो EMI का रकम मैंने जैसे भी दिया है, बैंक से दिया है, कैश दिया है, जो भी मोड मैंने दिया है, उससे हमको कम करना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावे और किसी तरह का कोई अलग से एंट्री नॉर्मली नहीं होती है, होती तो बहुत है, जैसे प्रोविजन की एंट्री हमें क्रिएट करना है, जैसे हमें रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करने की एंट्री करना है ना। दिस एंट्रीज आर कॉल्ड फाइनल एंट्रीज, जो हम बैलेंस शीट वगैरह तैयार कर रहे होते हैं उस समय करना होता है। लेकिन एक नॉर्मल अकाउंटेंट के तौर पे हमें सिर्फ इतनी एंट्री ही मुख्य रूप से करनी होती है। हो सकता है एक आध चीज़ें छूट रही हो तो मेरे ध्यान में नहीं है अभी, लेकिन अमूमन इतनी ही एंट्रियाँ होती हैं। जब इतनी सारी एंट्री हम कर लेते हैं तो हम एक पार्टिकुलर पीरियड का अपना नफ़ा नुकसान जानने की कोशिश करते हैं। जब पार्टिकुलर पीरियड के नफ़ा नुकसान जानने की हम कोशिश करते हैं तो उस समय हमें एक ट्रायल बैलेंस निकल के आता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, वो बैलेंसिंग करता है कि जैसा हमने कहा कि हर ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो जब ट्रायल बैलेंस मैं निकालूंगा तो दोनों ही पलड़े बराबर होने चाहिए। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक तुला के तरह है, बैलेंसिंग है, उसमें डेबिट जितना होगा उतना ही उसमें क्रेडिट भी होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, चाहे जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रायल बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक, फिर ट्रायल बैलेंस से हम अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता है, इनकम रखते हैं, खर्चे रखते हैं।
जो डिफिसिट निकल के आता है, अगर मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और एक्सपेंस साइड कम है तो मेरा क्यों क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर मेरा एक्सपेंस साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझ लिए कि क्या होता है। फिर एक पार्टिकुलर डेट पे जाकर के हमारी क्या वस्तु स्थिति है, यानी कि हमारी क्या औकात है, वो हमें कौन बताता है, बैलेंस शीट बताता है। बैलेंस शीट हमें बताता है कि भैया उस कंपनी में आपकी कैपिटल क्या है, आपकी बचत कितनी है, आपके ऊपर लोन कितने हैं, आपके ऊपर किसी तरह का लायबिलिटी कितना है। दूसरी तरफ बताता है आपके पास में एसेट्स कितने हैं, आपके पास में इन्वेस्टमेंट कितना है, आपने किसी को लोन एंड एडवांसेस के तौर पे क्या दे रखा है। ठीक है। या फिर आपके पास में स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर्स क्या बचा हुआ है। ठीक है ना। और जो प्रक्रिया है इसको बनाने का, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन। ठीक है ना। इसके जरिए हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये रहा अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें आज आपके साथ में डिस्कस करना था, उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।